रेनी यानी नयंतिका आज बहुत उदास है क्योंकि उनके पापा प्रदीप बाबू और माँ शिखा देवी को नौकरी में बदली के कारण पहाड़ों से घिरे इस छोटे से एकांत शहर में आना पड़ा। इतने दिन उनके पापा का अभी तक कलकत्ते से आसपास ही पोस्टिंग था, इसीलिए उन्हें स्कूल के मामले में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन इस बार ये कलकत्ता से 600 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा शहर दार्जिलिंग में था। बिल्कुल नए लोग, अलग हवा पानी, उसको अपने पुराने दोस्तों को भी छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा। क्या लतिका, जल्दी से अपने हाथ चलाओ। और कितना वक्त लगेगा इन कपड़ों को अलमीरा में उठाने में? उधर तुम्हारे भैया को ऑफिस में देर हो रही है, खाना परोसना है। यदि माँ दुर्गा की तरह मेरा 10 हाथ होते तो मैं भी सारा का सारा काम कर देती। यदि आप इधर देखते हैं तो मैं दादाजी को खाना परोस दूंगी। हाँ हाँ, वो ही करो। उफ, हमेशा बकवास करते हैं, एक शब्द भी नहीं कह सकते। क्या बात है शिखा, तो मुझे खाना दोगी या नहीं? मुझे ऑफिस निकलने में देर हो रही है। आज पहला दिन है, अभी मिस्टर मुखर्जी गाड़ी लेकर आएंगे। क्या रीनी, तुम अब भी मन उदास करके बैठी हो? कल ट्रेन में भी किसी से बात नहीं की, आज भी देख रहा हूँ मन मार के एक कोने में बैठी हो। ऐसा मत करो बेटी। क्या मैं कलकत्ता से अपनी मर्जी से मेरा घर, गाड़ी और रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ आया हूँ? काम है बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझ जाओगी। शिखा, रीनी पर नजर रखो, उसे अकेले बाहर मत जाने दो। यहाँ सब नई जगह, नए लोग, और रीनी के नए स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो अगले हफ्ते से स्कूल जाएगी। हाँ ठीक है, चिंता मत करो। रेनी को बचपन से ही अपनी ही दुनिया में रहना पसंद था। घर में सभी चाहते थे कि रेनी भी बड़ी होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। एकमात्र व्यतिक्रम शिखा देवी थी। वह रेनी को पहाड़ियों की, भूतों की और चमत्कारों पर तरह तरह की किताबें खरीद के दिया करती थी, और यह भी रेनी की सबसे पसंदीदा थी। रेनी को लगा कि उसकी जिंदगी में भी कोई चमत्कार होगा, तो आने के बाद से उसकी नज़र बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी, जहाँ पाइन के पेड़ मस्त हवा में लहरा रहे थे। रिनी के पिता के मशहूर मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए इस मिड टर्म में भी एडमिशन लेने में रिनी को कोई खास दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वैसे भी नया स्कूल, नए दोस्त, नई मैडम से मिलने में कुछ समय तो लगेगा, है ना? इसके अलावा रिनी हमेशा थोड़ी आत्मकेंद्रित रहती थी। कलकत्ता में भी रिनी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। हालांकि आज भी एक इंसान ही है जिसे वो दोस्त कह सकती है, उसका नाम है प्रत्युषा। रिनी की तरह ही वो भी अपने पापा के नौकरी के कारण 6 महीने पहले बदली होकर इस स्कूल में शामिल हो गई थी। क्या बात है नयंतिका, अभी तक टिफिन नहीं खाई? यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रही हो? मुझे आज भूख नहीं है और माँ ने मुझे अपनी पसंदीदा टिफिन भी नहीं दिया है। क्या करूँ बोलो, मैडम तो टिफिन शेयर करने से बहुत डांटती है, इसलिए तुमको नहीं बताई। अरे कोई बात नहीं। ओह समझी, तुम उदास हो, है ना? ठीक है चलो, आज स्कूल छुट्टी होने के बाद तुम्हें एक नया जगह पर लेके जाऊंगी, जहाँ पर कोई नहीं जाता। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नया जगह? कहाँ? लेकिन घर लौटने में देरी होगी तो माँ बहुत डांटेगी। कुछ नहीं होगा, हम लोग शाम होने से पहले ही घर लौट जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और सुनो, अगर तुम चुपचाप रहोगी तो ही लेकर जाऊंगी। इन्हीं कुछ महीनों में पहाड़ों की एक मासूम डॉगी जिसका नाम था फ्लूसी, उसके साथ लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फ्लूसी उन लोगों की इतनी अच्छी दोस्त हो गई थी कि स्कूल में जाने के वक्त से लेके निकलने के वक्त तक फ्लूसी उनके लिए खड़ी रहती थी। रीनी भी फ्लूसी के लिए टिफिन बचा कर रखती थी कि वो स्कूल के छुट्टी होने के बाद उसे खिलाएगी। फ्लूसी नाम भी रीनी का ही दिया हुआ था। अब तो बोलो, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे चलो ना, दिखाई ही देगा।
मैं जानती हूँ कि तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगा। उस जगह में कोई अजीब सी बात है। तुम मुझे पहले ही बोली थी कि तुम्हें भूतों की कहानियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है। क्या? इसका मतलब ये जगह भूतों की है? तुम सच बता रही हो? मेरी मम्मी कहती है, स्कूल की मैडम भी कहती है, इसलिए यहाँ पर किसी को आने नहीं देती। तो फिर कोई अगर प्रिंसिपल मैडम को बता दे तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तुम बहुत डरपोक हो। भूत भी देखना है और डांट से भी बचना है, दोनों एक साथ कैसे हो पाएगा? तुम ही बोलो अब, है ना फ्लूसी? बोलो बोलो। मेरे पैर में कुछ काटा है, सांप है, जल्दी आओ इधर। ये क्या? ये तो लग रहा है कोई जंगली कीड़ों का काम है। सांप ने नहीं काटा। सांप काटने से ऐसा नहीं होता। क्या हुआ फ्लूसी? इतना भौंक क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। नैन्तिका रुको, मैं गेंदे का पत्ता लगा दे रही हूँ वहाँ पर। लगता है फ्लूसी ने उस घर के अंदर किसी को देखा है, इसलिए इतना भौंक रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। हम लोगों को वहाँ जाना और ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी शाम हो गया है। चलो हम लोग अब घर लौटते हैं। डरो मत, पापा मम्मी बोलती है भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं तो भूतों में बिलीव करती हूँ, तुम नहीं बिलीव करते? जिस दिन खुद की आंखों से भूत को देखूंगी उस दिन विश्वास करूंगी। तुम लोग आज कहाँ गए थे स्कूल छुट्टी के बाद? क्या हुआ? चुप क्यों हो? मैं बहुत बार सोनू से पूछा है, लेकिन वो लोग नहीं बता रही है मुझे। कहाँ गए थे तुम दोनों? तुमको कितनी बार बोला, नई जगह है, लड़की को थोड़ा संभाल के रखना। मुझको कैसे पता होगा? वो लोग सबके आंखों में धूल देकर स्कूल से कहाँ और जाएंगे। सब दोस्त इसकी है। रेनी, तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को बिना बताकर तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद, स्कूल जाना भी बंद। मैं और आप लोगों को बिना बताकर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें प्रत्युषा की कोई दोष नहीं है। मैं ही जाने की इच्छा की। और किसी के नाम पर गुन गाने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आऊंगा। अच्छा, उस मकान पर क्या कोई सच में रहता है? सब कुछ जानबूझकर भी प्रत्युषा मुझसे क्यों छुपाई? फ्लूसी क्यों भौंक रहा था ये देखकर? क्या बात है रीनी, तुम अभी तक नहीं सोई? कल स्कूल जाना है ना, सो जाओ अब। अच्छा माँ, भूत नाम की कोई चीज होती है? तुम अचानक ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? एग्जाम सामने है। मैंने तुमसे कहा था तुम कहानियों की किताब कम पढ़ो। बोलो ना माँ, अब कभी भूत देखी हो? नहीं, अब सो जाओ, बहुत रात हुई है। कितनी बार तुझे कही हूँ सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। सारी रात जागकर ना जाने क्या सोचती है। रहने दो शिखा, स्कूल जाने के वक्त और मत डांटो, बहुत देर हो गया है। सही वक्त स्कूल पहुंच सके तो अच्छा है। काश स्कूल का गेट बंद ना हो जाए। अगले महीने तुम्हारी एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारी बुआ और दादाजी यहाँ पर घूमने आएंगे, तब हम सब लोग मिलकर मॉर्गन हाउस घूमने जाएंगे। मॉर्गन हाउस? वो तो भूत बंगला है, बहुत मजा आएगा। दादाजी के साथ इस घर में घूमूंगी और बहुत सारी भूतिया कहानी सुनूंगी। उफ,
क्या हुआ है तुमको रिनी? हर वक्त सिर्फ भूतों की कहानी। तुम ही तो ये सब कहानी की किताब उसको खरीद के देती हो और उसका दिमाग खराब कर रही हो। लो अब भुगतो। क्या हुआ है नयनतिका? क्लास में मन क्यों नहीं है तुम्हारा? बाहर क्यों तक रहे हो? क्या है वहाँ? देखो, वैसे ही तुम सेशन के बीच में आई हो। अब तुम्हारा मन क्लास पर नहीं होगा तो कैसे सब सिलेबस खत्म करोगी? बोलो तो। मैम, आपको पता है नयनतिका को आज बहुत डांट पड़ी प्रिंसिपल मैम के वहाँ। पिछले दिन वो और प्रत्युषा स्कूल बस में घर नहीं लौटकर घूमने गई थी, वो दोनों। क्या बात है नयनतिका? ये मैं क्या सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में? मुझे तो पता था तुम बहुत अच्छी लड़की हो और ज्यादा दिन नहीं है तुम लोगों का एग्जाम में। तुम सबको तो पता ही है कि नया क्लास में उठने के लिए अच्छी रिजल्ट की कितनी जरूरत है। सॉरी मैम, और कभी भी ऐसा नहीं होगा। What is happening नयनतिका? तुम्हारा मुंह इतना सूखा क्यों दिख रहा है? मैम, वो स्कूल के पीछे वाले रास्तों पे जाना क्यों मना है? क्यों? सच में बोलो, तुम लोग गए थे वहाँ? नहीं मैम, हम लोग नहीं गए, लेकिन प्रत्युषा बोली थी कि वहाँ जाना माना है। क्या है उधर मैम? वो कुछ नहीं है, वो स्कूल की अंतिम छोर है। उसके बाद ही पहाड़ की खाई। वहाँ बच्चों का जाना मना है। गलती करके भी वहाँ मत जाना, समझी? आज रीनी का लास्ट 2 क्लास नहीं हुआ, इसीलिए रीनी का आज जल्दी छुट्टी हो गया। रीनी क्या करेगी ये ठीक समझ नहीं पाई। घर में बताना भी भूल गई कि आज जल्दी छुट्टी होगा, लेकिन रीनी को अभी अपनी माँ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज तो फ्लोसी के आने का भी समय नहीं है। उसे मालूम नहीं है आज समय से पहले ही छुट्टी हो गई है। मैं इंतजार कर लेते हैं, जब माँ आएगी तभी घर लौटूंगी। क्या बात है बिटिया, तुम्हें कोई लेने नहीं आया? हाँ बहादुर काका, माँ आएगी लेकिन थोड़ी देर होगा। तो फिर तुम स्कूल के अंदर जाकर बैठो, कहीं मत जाना। मैं अंदर जाऊं, एग्जाम चल रहा है तो। दरवान जी ये कह के जल्दीबाजी में गेट खोल के ही अंदर चले गए और रीनी वो पुराने घर की ओर चलने लगी। रीनी के पीछे फ्लूसी थी, लेकिन रीनी ये ध्यान नहीं दे पाई। घर के सामने जाके रीनी अचानक से रुक जाती है। नहीं, फ्लूसी अभी तक उसके आसपास पहुंच नहीं पाई। रीनी अपने हाथों की तरफ घड़ी की तरफ देखती है। हाँ, अभी भी समय है, लेकिन अकेली अंदर जाना ठीक रहेगा? वो बिल्डिंग उसको खींच रहा था। धीरे धीरे रीनी उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ती है। इस तरफ दिन भी ढल आ रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल बन रहा था। रीनी को अब धीरे धीरे डर भी लग रहा था। अचानक से रीनी फ्लूसी की आवाज सुनकर चौंक जाती है। अरे फ्लूसी, तुम कैसे आए हो? मेरे घ्राण लेकर चलो, अंदर चलते हैं। फ्लूसी और वो थोड़ा आगे गए और वो देखते हैं जितना आगे वो जा रहे हैं उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इस तरफ रीनी के घड़ी में कब 5 बज गए रीनी को पता ही नहीं चला। आज और आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। चलो फ्लूसी, लौट जाते हैं। रुको, कितना समय हुआ देखते हैं। ये क्या, घड़ी में अभी भी 4 ही बजा हुआ है। ये कैसे संभव? रीनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उस टूटे खिड़की में एक चेहरा देखती थी। अचानक से रीनी को बहुत डर लगा। वो लड़की जैसे रीनी को इशारा में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रीनी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन प्रत्युषा कही थी कि इस घर में कोई नहीं रहता, तो ये लड़की कौन है?
इतनी जल्दी वो लड़की नीचे कैसे आई? ये घर तो एकदम टूटा फूटा है, फिर भी कैसे? कौन हो तुम? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है इस घर में? मैं ईशानी हूँ। इस घर पर मैं अकेली रहती हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत दिन पहले मुझे छोड़कर चले गए। तुम ऊपर क्या कर रही थी? और ये घर तो पूरा टूटा हुआ है। तुम कैसे रहती हो इस घर में? तुम्हें डर नहीं लगता है? नहीं, मैं यही रहती हूँ। अच्छा, तुम इशारे में हमें क्या बता रही थी? तुम चलोगी मेरे साथ मेरे घर में? वो लकड़ी की टूटी फूटी सीढ़ियों से वो लड़की उठने लगी। दिन ढल चुका था। सीढ़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। रीनी उठते उठते 2 बार लड़खड़ाई और खुद को संभाला। ऊपर उठने के बाद वो देखती है कि ईशानी नहीं है। लेकिन ये क्या? ईशानी कहाँ गई? वो तो दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ बस अंधेरा और धूल ही धूल और मकड़ी के जाले। रीनी चिल्ला उठी, ईशानी, तुम कहाँ हो? तभी रीनी के सर के ऊपर से एक चमगादड़ उड़ने लगा। कि वो एक अकेली सुनसान घर में खड़ी है, इस बात का उसे अब एहसास हो रहा था। डर के मारे रीनी उस लड़की का नाम पागलों की तरह लेने लगी और दौड़ने लगी। ईशानी, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। ईशानी, तुम कहाँ हो? बदले में रीनी को सुनाई दिया एक डरावनी आवाज में हंसी। रीनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। कमरे के कोने में खड़ी है ईशानी। रीनी के पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। रीनी अपने अंदर से चिल्ला उठी, बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ। आप कैसा महसूस कर रही हो? सब बताएंगे बेटा। पहले तुम डॉक्टर अंकल की दी हुई दवाई और दूध पीकर थोड़ा आराम कर लो। कल जब मैंने तुम्हें स्कूल से उठाने गई, जब मैंने सुना कि 2 घंटे पहले ही स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, प्रिंसिपल मैम, मिस मॉरिस, जैसे ही हम लोग स्कूल के गेट पर खड़े थे, फ्लूसी दौड़ती हुई आई और रोती हुई फ्लूसी हमें पुराने घर में ले गई। मैं वहाँ गई, तुम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तुम्हारा बैग और टिफिन बॉक्स बिखरे हुए थे। मैम, तो फिर ईशानी कौन है जिसको मैंने वहाँ देखा? बहुत समय पहले की बात है। ईशानी असल में हमारे स्कूल में पढ़ती थी और वो घर स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल में डाल दिया। जिस दिन उसके माता पिता उसे हॉस्टल में छोड़ गए, वो बहुत रोई। 10 साल पहले एक भयानक भूकंप में उस घर का एक हिस्सा टूट गया था। उस दिन सभी स्टूडेंट स्कूल में थे, लेकिन ईशानी का शरीर अच्छा नहीं था, इसलिए वो हॉस्टल में सो रही थी। जब सभी लोग आपदा के बीच में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, ईशानी की उसी घर में मौत हो गई। तब से ईशानी की आत्मा उस घर में लोगों को बुलाती है और डराती है। इन साइंस के जमाने में भी ऐसा होता है? विज्ञान के युग में भी बहुत कुछ ऐसा घटित होता है मिस्टर गांगुली, जिसका हिसाब नहीं दिया जा सकता। हम स्कूल मैनेजमेंट ने इमारत को तोड़कर वहां बच्चों का मैदान बनाने का फैसला लिया और वो मैदान ईशानी के नाम पर होगा।